हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। इस वीडियो में हम डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए विज्ञान के प्रीवियस ईयर के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बार बार डीएलएड एग्जाम में पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप सभी को पढ़ना चाहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप सब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस विज्ञान का ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने इसके पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है जहां मैंने उस वीडियो में भी 20 प्रश्न करवाए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके भी आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है। बताना है कि ये सभी खाद्यान्न फसल जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होते हैं? तो हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पे जो ये समीकरण देख रहे हैं जो कि लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर कि PbNO3 का होल 2 प्लस में 2Ki, ये जो बनाता है ये बनाता है PbI2 प्लस में 2KNO3। ये जो है किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा सी। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? यानी कि इसका वाला जो है Pb चला गया I के पास और इसका वाला K चला आया NO3 के पास, यानी कि आदान प्रदान हो गया ना। तो इसी को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है? तो फल पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, एथीन का, और जिसका सूत्र होता है C2H4 होता है। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, जल का क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर केल्विन में पूछा जाए तो 373 केल्विन होता है जल का क्वथनांक। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जल का क्वथनांक। ये सभी प्रश्न आपको याद रखना है अच्छे से। अगला सवाल है, हुइटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? तो हुइटेकर ने वर्गीकरण के लिए 5 मानदंडों का उपयोग किया था और सजीव जगत को 5 भागों में बांटा था। कौन कौन से भागों में बांटा था? तो प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगी, प्लांट और एनिमिलिया में बांटा। आपको याद रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, खाली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? इनमें से कौन सा टीका बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? तो DPT टीका दिया जाता है, आपको याद रखना है। और DPT का फुल फॉर्म क्या होता है आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला सवाल है, ओजोन परत में ह्रास इनमें से किसके कारण होता है? तो ओजोन परत में ह्रास क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ओजोन परत क्या करता है? हम सबको सूर्य की पराबैंगनी किरण से बचाता है जो कि हानिकारक होता है। और ओजोन परत का सूत्र क्या होता है? O3 होता है ओजोन परत का सूत्र। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ओजोन परत को ह्रास करता है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता कहाँ से है? तो जो घरों में प्रयोग करते हैं, रेफ्रिजरेटर, AC, वहां से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है और ओजोन परत को जो है हानि पहुंचाता है। अगला सवाल है, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? तो प्राकृतिक पर्यावरण में जीवीय और अजीवीय ये दोनों सम्मिलित है। जीवीय जिसमें जीवन पाया जाता है और अजीवीय जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, यानी कि जो निर्जीव होता है। आपको याद रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पुरुष स्तरीकरण की एक विधि है?
पुरुष स्तरीकरण की एक विधि कौन है? तो नसबंदी है, जिसे कहते हैं वैक्सेक्टोमी कहते हैं। अगर महिला में पूछा जाए तो महिला में सबसे अच्छी विधि कोपर टी होती है, आपको याद रखना है। अगला सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल है 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखा यानी कि एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल होगी। 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो 2 सेकंड के पश्चात उसकी चाल क्या हो जाएगी? तो हम जानते हैं फॉर्मूला, आपको ये वाला याद रखना है। v बराबर फॉर्मूला होता है u प्लस में at होता है। u क्या है? प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग कितना है बस का? 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ पे u का मान हो जाएगा 20 और प्लस में a यानी कि त्वरण, त्वरण दिया हुआ है 4 और गुना में t यानी कि समय, कितना समय के बाद? तो 2 सेकंड के बाद, तो ये हो जाएगा 20 और प्लस में 4 दूनी 8 यानी कि 20 और 8 28 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल है किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, यह भार बराबर है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है तो इसका भार कितना होगा? तो भार का फॉर्मूला क्या होता है? W यानी कि वेट। भार का फॉर्मूला होता है W बराबर mg होता है। m यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दिया गया है वस्तु का? तो 20 किलोग्राम, तो m के जगह पे लिखेंगे 20 और गुना में g यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 होता है। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बचेगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 98 गुना जब हम 2 करेंगे तो ये हो जाता है 196 न्यूटन। आपको गुना करने आता है कि 98 गुना 2 196 न्यूटन हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला सवाल है किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है, जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तो तब उसका वजन 8 न्यूटन रहता है, तब वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन होगा। यहाँ पे बोला गया है कि वस्तु का वजन 10 न्यूटन है हवा में, और जब वही वस्तु को हम पानी में डुबाते हैं, द्रव में डुबाते हैं, तब उसका वजन घटकर 8 न्यूटन हो जाता है। तो बताना है कि वस्तु द्वारा यानी कि जो वस्तु जो है द्रव को हटाया है उसका वजन क्या होगा? तो आपको याद रखना आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जो वस्तु हटाता है उस द्रव का वजन डुबाई गई वस्तु के भार में कमी होता है। तो यहाँ पे डुबाई गई वस्तु के भार में कमी कितना हुआ? तो हवा में था वस्तु का वजन 10 न्यूटन था, और जब हम उसको पानी में डाले तो कितना हो गया? 8 न्यूटन हो गया, यानी कि कमी कितना हुआ वजन में? 2 न्यूटन का कमी हुआ, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? 2 न्यूटन हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी कि वस्तु के वजन में जितना कमी हुआ उतना ही हो जाएगा द्रव का वजन हो जाएगा, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है। अगला सवाल है क्या, देखिए कि मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर है, मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर कितना होता है? तो लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति होती है तो 20,000 हर्ट्ज, अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज, और अगर पूछा जाए आपसे कि इंफ्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है तो 20 हर्ट्ज होती है, आपको ये याद रखना है। इंफ्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज और अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज होती है। अगला सवाल है, देखिए क्या है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, जैविक संसाधन और अजैविक
संसाधन, जैविक संसाधन जिसमें जीवन पाया जाता है, जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, ये सभी में जीवन पाया जाता है। तो जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन मतलब जीवन यानी कि जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, जैसे नदी, तालाब, पर्वत, चट्टान, ये सब में जीवन पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तो वही बोला गया है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 78% होता है नाइट्रोजन वायुमंडल में। लेकिन अगर इसको यानी कि परसेंट में नहीं पूछा, तो अगर परसेंट में नहीं पूछा तो कितना हो जाएगा, 0.78 हो जाएगा कि नहीं। तो अगला सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो है 1992 में किया गया। आपको याद रखना है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, 1992 में किया गया। अगर पूछा जाए कि आपसे कहाँ किया गया है, तो ब्राजील के एक शहर है रियो डी जेनेरो, वहीं पे जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला सवाल है क्या, तापीय ऊर्जा के उत्पादन में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, आपको यह बताना है। तो तापीय ऊर्जा के उत्पादन में कोयला का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कोयला का प्रयोग किया जाता है। और अब तो कहीं कहीं जो है गैस का भी प्रयोग किया जाने लगा है। अगला सवाल क्या है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई होता है किलोवाट घंटा होता है, जिसको 1 यूनिट भी कहते हैं, आपको याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या, ये चित्र वाला प्रश्न है, प्रतिरोध वाला। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि चित्र में प्रदर्शित विद्युत परिपथ में बिंदु ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। बिंदु ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, आपको ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों जो जुटा गया है यहाँ पे, 2 प्रतिरोध देखिए यहाँ पे जो जुटा गया है, ये श्रेणी क्रम में जुटा गया है। और जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुटा होता है तो क्या हो जाएगा, 3 ओम और 3 ओम यानी कि 6 ओम हो जाएगा और 6 ओम हो जाएगा। और यहाँ पे ये समानांतर क्रम में जुड़ा गया है। अब ये श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में बदल गया, तो हो जाएगा 1/6 और प्लस में 1/3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 एकम 6 और प्लस में 3 एकम 3, सॉरी यहाँ पे 3 दूनी 6 यानी कि 2 हो जाएगा। तो 2 और 1 3/6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो जब हम इसको पलटेंगे तो 2 चल जाएगा ऊपर, यानी कि 2 ओम हो जाएगा प्रतिरोध। आपको याद रखना है। अगर ये देखिए मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे अच्छे से नहीं समझा सकता हूँ, तो आपको याद रख देना है कि ये वाला जो लिखा हुआ है ना, ये वाला चित्र, इसका प्रतिरोध हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। अगला सवाल है, आपको देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या लिखा हुआ है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ए। और अगर गाड़ी के साइड मिरर में पूछा जाए तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये थे साइंस के टॉप 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इस प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा है तो कमेंट में बताइए, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ।